अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल है एक्सीर एकेडमी पर। और हम हमारा आज से अल्हम्दुलिल्लाह नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो बैच हमारी रहेंगी, इसमें एक तो नीट रिपोर्टर्स, दूसरा 11th और 12th जो स्टूडेंट्स पूरे साल 11th की और 12th की स्टडी उर्दू प्लस इंग्लिश दोनों बायलिंगुअल लैंग्वेज में करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा मौका है, वो हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो इसलिए हमने ये एक नया अंदाज में, एक क्रिएटिव अंदाज में एक नया स्टेप लिया है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके पास एक बड़ा बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर, अगर हम उर्दू से पढ़ते हैं तो हम आगे जाके एमबीबीएस में कैसा पढ़ेंगे, या अभी अगर हम उर्दू से पढ़ते हैं तो हम एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो कल आपने देखा होगा कि जब मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज डाला तो मैंने दो जवाब वहां पर लिखे थे। एक ये कि उर्दू की वजह से कोई भी स्टूडेंट पीछे नहीं रहेगा, मीन्स ये कि मेरा उर्दू था इसलिए मैं नीट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया, ये जो गलतफहमी इसको दूर करना है। दूसरा कि अगर मैं एमबीबीएस में गया तो इंग्लिश की वजह से मैं वहां compete नहीं कर पाऊंगा, तो ये जो गलतफहमी है इसको भी दूर करना है। तो ये दोनों गलतफहमियों को दूर करने के लिए आज जिस अंदाज में हम लोग लेक्चर लेने वाले हैं, वो एक नया अंदाज में, क्रिएटिव अंदाज में मैंने कोशिश ये किया है कि इसमें इंग्लिश उर्दू दोनों को भी साथ में लेके चलूं, ताकि उर्दू वाले उसकी बुनियाद पे बहुत अच्छे से इस बात को समझ लें, और वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है लेकिन वो उर्दू से कहीं ना कहीं उस चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए आसानी हो जाए, साथ ही साथ उनकी इंग्लिश भी क्या होते रहे, इम्प्रूव होते रहे, और उनको ये ना लगे कि यार हम अगर उर्दू से पढ़ते हैं तो हमारी इंग्लिश रह जाएगी, या नतीजे में हम एमबीबीएस में कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों भी जो खदशात हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश मैंने अब यहाँ के नए लेक्चर के अंदाज से किया है। ठीक है, तो आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों ने ट्रस्ट किया, मेरे पे भरोसा किया कि हाँ सर कुछ अच्छे अंदाज में समझाएंगे और समझाते हैं, तो आप लोग मेरे साथ आए, तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया। और इसमें दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग में ये आइडिया डाला और मैंने उसको उस अंदाज में बनाने की कोशिश की है, तो मैं उसका भी शुक्र अदा करता हूँ। इस तरह से हम हमारा जो नया लेक्चर है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि हमेशा की तरह एक्सीर एकेडमी जो हमारा कोचिंग और काउंसलिंग है, तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो सबक है 12th का। ये जो सबक है ये 12th क्लास का है। 12th क्लास में ये जो सबक है ये सबक नंबर 1 है, यानी बाब नंबर 1, चैप्टर नंबर 1। और ये जो चैप्टर नंबर 1 है ये 12th का चैप्टर नंबर 1 है। तो अगर आप देखेंगे तो नीट के इम्तिहान की प्रिपरेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि ये जो बेसिक चैप्टर है, इस बेसिक चैप्टर से आगे दो सबक है जिसको आपको पढ़ना होता है। एक वो होता है जो आपको जानवरों में पढ़ना होता है, यानी आप बेसिकली उसको कह सकते हैं कि वो जो सबक है वो आपका आपका वो जो चैप्टर है वो हैवानियत से मुतालिक है। वो जो सबक रहेगा आपका वो किससे मुतालिक रहेगा? वो सबक आपका रहेगा हैवानियत से मुतालिक। हैवानियत से मुतालिक यानी जूलॉजी। और इसी से रिलेटेड एक और दूसरा सबक है जो आपका नबातात से मुतालिक है, यानी पौधों से मुतालिक है। ठीक है, दरख्तों से मुतालिक है, जिसको आमतौर पर हम क्या कहते हैं? बॉटनी। ठीक है, तो ये बेसिक सबक है। अब इस बेसिक सबक के जरिए हम जब आगे जाएंगे तो हम दो तरह के सबक पढ़ेंगे, एक प्लांट एनिमल्स के अंदर पढ़ेंगे, दूसरा हम प्लांट्स के अंदर पढ़ेंगे। तो आपको याद होगा हमने जो जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो ने दोबारा हमारे साथ ज्वाइन किया हुआ है हमारे पे भरोसा करके, तो उनको मालूम होगा कि हमने इससे पहले एक सबक पढ़ा था, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, कि फूलदार पौधों में अमल तौलीद, याद आ रहा है? और आपने देखा होगा एग्जाम में उससे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। फिर इसी तरह से जो जानदार होते हैं उनके अंदर, तो हम स्पेशली पढ़ते हैं इंसानों के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये एक बेसिक सबक है जो 12th का पहला चैप्टर है। अगर इसको हम समझ लेते हैं तो हम आगे चल के 12th के अंदर जो नेक्स्ट चैप्टर आना रहेगा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहेगा, और दूसरा रहेगा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उन दोनों को समझेंगे। ठीक है, तो ये नीट के स्टूडेंट्स के लिए भी और उन स्टूडेंट्स के लिए जो 12वीं क्लास में है, 12th में है, उनके लिए भी ये बहुत बेसिक और अहम सबक है, जिसके जरिए आप तौलीद का जो अमल होता है, जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, इस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में कौन कौन से
कौन कौन से इस तौलीदी अमल में कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन सी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है, कौन कौन से खलिए इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, वो सारे बेसिक प्रोसेस हम समझेंगे। किस तरह के मैकेनिज्म फॉलो होते हैं, कौन कौन से ऐसे अमल होते हैं जिसके जरिए प्लांट के अंदर तौलीद का अमल होता है, और कौन से ऐसे अमल होते हैं जिसके जरिए या जिनके जरिए जानदारों के अंदर, जानवरों के अंदर क्या होता है, तौलीद का अमल होता है। तो ये बहुत छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है ना। इसको समझ के रखिए, इसको समझने की कोशिश करिए ना। जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है, हम बात कर रहे हैं, मैंने कहा कि हम दो तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश और उर्दू। तो कैसी लग रही है पीपीटी? जी, पीपीटी कैसी लग रही है? ठीक ना बच्चों, हम बेसिक तारुफ की बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन में हम बात कर रहे हैं कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास जितने भी जानदार हैं, जितने भी जानदार हैं, उन जानदारों के अंदर दो चीजें हमको कॉमनली देखने को मिलती है। एक एक होती है उनकी पैदाइश, एक क्या होती है उनकी पैदाइश, और दूसरी होती है उनकी मौत। तो पैदाइश से लेके मौत तक का ये जो सफर है, या ये जो पूरा स्पेस है, इस स्पेस को क्या कहते हैं, इस स्पेस को या इस पूरे अमल को कहते हैं, इसको कहते हैं अरसा हयात। क्या कहते हैं इसको? अरसा हयात। और इसी को अगर हम इंग्लिश में समझना चाहे तो एक होती है जिसको हम कहते हैं बर्थ, जिसको हम क्या कहते हैं, बर्थ, और दूसरा जो टर्म है इसको मौत कहते हैं, उसको हम कहते हैं डेथ। तो बर्थ से लेके डेथ तक का जो टाइम होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लाइफ स्पैन। क्या कहते हैं हम इसको? लाइफ स्पैन। तो बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि द पीरियड ऑफ बर्थ टू नेचुरल डेथ, ऐसा पीरियड या ऐसा वक्त, ऐसा अरसा जो जानदार के बर्थ से लेकर उसकी डेथ तक हो, किसी ऑर्गेनिज्म की बर्थ से लेकर डेथ तक हो, उसको क्या कहा जाता है? लाइफ स्पैन कहा जाता है। और उसी को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अरसा हयात। क्या कहते हैं हम उसको? अरसा हयात। तो जानदारों के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके जिंदगी का जो पैदाइश से लेकर मौत तक का सफर होता है, उसको हम कहते हैं लाइफ स्पैन, या उसको हम क्या कहते हैं? अरसा हयात। नाउ इस अरसा हयात की एक खास बात क्या है कि अगर आप ऑर्गेनिज्म के अंदर देखेंगे, अगर जानदारों के अंदर देखेंगे, अगर आप स्पेशीज टू स्पेशीज देखेंगे, स्पेशीज टू स्पेसीज यानी अलग अलग जानदारों को अगर आप देखेंगे, तो आपको उनके अंदर क्या देखने को मिलेगा? वेरिएशन देखने को मिलेगा, फर्क देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि ये जो अरसा हयात है, ये जो अरसा हयात है, ये जानदारों के अंदर, जानदारों के अंदर अलग अलग होता है। कैसा होता है? अलग अलग होता है। तो कोई जानदार ऐसा होगा जिसकी उम्र ज्यादा होगी, कोई जानदार ऐसा होगा जिसकी उम्र कम होगी। यानी हम इसको क्या करें, कोई जानदार होगा जिसका लाइफ स्पैन ज्यादा होगा, कोई जानदार होगा जिसका लाइफ स्पैन कम होगा, जिसको हम अरसा हयात कह रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग जानदारों में, अलग अलग स्पेशीज के अंदर ये जो अरसा हयात है, ये जो लाइफ स्पैन, ये कैसा होता है? अलग अलग होता है। फिर ये जो अरसा हयात है, ये किसके ऊपर मुनहसिर है? मतलब किसी जानदार का जिंदा रहना ये किसके ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर मुनहसिर करता है? कि कोई जानदार है वो बहुत बड़ा है इसलिए ज्यादा दिनों तक जिंदा रहेगा, कोई जानदार है जो बहुत छोटा है इसलिए उसकी मौत जल्दी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या कहता है कि लाइफ स्पैन यानी जो अरसा हयात है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, नॉट नेसेसरीली कोरिलेट, यानी जरूरी नहीं है कि वो कोरिलेट करे किसके साथ? उसके साइज के साथ। इसका मतलब क्या है? साइज की जब हम बात करते हैं तो साइज का मतलब क्या होता है? उसका कद,
कि वो उसकी हाइट कितनी है, उसकी हेल्थ कितनी है, उसका साइज कितना ज्यादा है, तो हम ये कहते हैं कि जितने भी जानदार हैं, उन जानदारों के अंदर अगर हम देखेंगे तो उनके अंदर जो अरसा हयात है वो खदों के मुताबिक नहीं होता। तो ये जरूरी नहीं है कि उज़ुयों के जो अरसा हयात है वो खदों के मुताबिक हो, यानी जितने भी जानदार होता हमको दिखाई देते हैं जिनका एक अरसा हयात होता है, एक लाइफ स्पैन होता है, जरूरी नहीं है कि वो उनके खद के हिसाब से या उनकी खदों के हिसाब से, उनकी हाइट के हिसाब से, उनके साइज के हिसाब से, उनके जिस्म की बनावट के हिसाब से या उनके जिस्म के साइज के हिसाब से नहीं होती। दूसरा, अगर इस एग्जाम्पल को अगर हम समझना चाहते हैं तो हम बहुत अच्छी से समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कौवों को देखते हैं, कौवों को जिसको आप क्रो कहते हैं, और तोतों को देखते हैं यानी जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैरोट कहते हैं, उनके जो कद है, उनकी जो हाइट है, उन जो साइज है वो बहुत मुख्तलिफ नहीं है, वो एक जैसे दिखाई देते हैं। अगर आपने कौवों को, तोतों को यानी पैरोट को और क्रो को अगर देखा होगा तो दोनों की जो कद है, दोनों का जो साइज है वो आपको एक जैसा दिखाई देगा, हालांकि उनका कलर अलग अलग है लेकिन उनका जो कद है वो एक जैसा होगा। लेकिन अगर हम उनके अरसे हयात की अगर बात करते हैं, अगर हम उनके लाइफ स्पैन की अगर बात करते हैं तो उसमें हमको क्या दिखाई देता है, बहुत ज्यादा हमको क्या दिखाई देता है, फर्क दिखाई देता है। इसलिए यहां पर एक आ गया, लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरीली कोरिलेटेड विद देयर साइज, की जरूरी नहीं है कि उसके साइज के साथ वो कोरिलेट हो या उसके साइज पर वो मुनहसिर हो। क्यों? क्योंकि कौवे का जो अरसा हयात है वो सिर्फ 15 साल है, जबकि पैरोट की अगर हम बात करते हैं, तोते की अगर बात करते हैं तो वो 140 साल तक क्या होता है, जिंदा रहता है। इसी तरह से अगर हम पीपल के दरख्त की अगर बात करते हैं और इसके मुकाबले में अगर हम आम के दरख्त की बात करते हैं यानी मैंगो ट्री की अगर हम बात करते हैं तो हमको ये देखने को मिलता है कि उनका जो अरसा हयात है यानी जो पीपल का है उसके मुकाबले में आम का जो होता है वो अरसा हयात क्या होता है, बहुत कम होता है। यानी पीपल बहुत ज्यादा दिनों तक जिंदगी गुजारता है और आम, जबकि दोनों का जो साइज है, दोनों की बनावट है, दोनों का जो साइज है बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर बहुत छोटे साइज को और यहाँ बहुत बड़े साइज को कंपेयर करके आपको ये बताया गया कि ये जो लाइफ स्पैन है, ये जो अरसा हयात है, ये किसी भी जानदार के कद के ऊपर, उसके साइज के ऊपर मुनहसिर नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट है यहां पर? बढ़ना है आगे? ठीक है, नोमान, अलविया, बेटा कंटिन्यूअसली रिप्लाई देते रहना है, फास्ट फास्ट। बाकी के बच्चे ओल्ड हैं, उनको आइडिया है। ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि अलग अलग जानदारों के अंदर कितना अरसा हयात होता है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ेंगे, जो बुक हमने दिया हुआ है, तो उसमें दिया हुआ है कि आपको बताना है कि इनका अरसा हयात क्या है। तो अगर एलिफेंट के अरसा हयात की बात करते हैं यानी हाथी के अगर अरसा हयात की अगर बात करते हैं तो हाथी का जो अरसा हयात होता है, जो उसकी जिंदगी होती है वो 60 से लेके 70 साल तक होती है। जो हाथी होता है उस हाथी का जो उम्र होती है वो 60 से 70 साल होती है। इसी तरह से अगर फ्लावर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर उनकी कितनी बताई जा रही है, 100 साल। इसी तरह से अगर डॉग की यहाँ पर बात करें तो बताया जा रहा है 15 ईयर। इसी तरह से यहाँ पर केले के दरख्त की अगर बात करें तो 2 से 4 साल। इसी तरह से यहाँ पर कौन है, गाय है, यहाँ पर अगेन पीपल का दरख्त है, यहाँ पर अगर अगेन घोड़ा है, यहाँ पर अगेन टॉर्टाइज है। तो अगर आप इनको देखेंगे तो इसमें एक जो बात जो समझ में आती है वो ये है कि इन सब का लाइफ स्पैन, इन सब का अरसा हयात, इन सब की जिंदगी की जो मुद्दत है वो अलग अलग है। हालांकि इनके जिस्म के अंदर हमको क्या देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिल रहा है। इनके जिस्म का जो साइज है वो भी अलग अलग है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी जानदार के जिंदा रहने का इन्हिसार उसके कद के ऊपर, उसके साइज के ऊपर मुनहसिर नहीं है। ठीक है, ये कुछ और नाम है जो हमको एनसीईआरटी में पूछे गए ना। अब बात ये आती है कि एक सिंगल सी बात है, सिंगल सी बात क्या है या सिंपल सी एक बात है, वो सिंपल सी बात क्या है कि हमारे पास जितने भी जानदार हैं, सबको मौत आने वाली है। जितने भी जानदार है सबको क्या है, मौत आने वाली है। तो यहां पर सिंपल सा एक वर्ड दिया हुआ है, वो वर्ड क्या है, नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, यानी ऐसा कोई भी नहीं है जो जिंदा रहेगा हमेशा। इमॉर्टल का मतलब जो है हमेशा जिंदा रहने वाला, एक्सेप्ट सिवाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म,
जितने भी ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं वो मैक्सिमम वो ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे थे जो मल्टी सेलुलर है, यानी कसीर खलवी जानदार है। तो कसीर खलवी जानदार में से अगर हम बात करते हैं तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसको मौत नहीं आने वाली है, मतलब उसका एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन है, उसके बाद उसकी क्या हो जाएगी, मौत। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है, एक एक्सेप्शनल केस है, वो कौन है, वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कुछ ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनका अरसा हयात इतना लंबा है, इतना बड़ा है कि उनको मौत नहीं आती। तो उनको मामले में कहा गया कि वो एक्सेप्शनल केस है। क्यों? बिकॉज इट कंटिन्यू इट्स लाइफ इन प्रोजेनी बाय फीजन। ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनके इनके अंदर इमॉर्टैलिटी क्यों है, ये ऐसे क्यों है कि ये मरते नहीं है? तो वो बताते हैं कि उसका एक रीजन है कि उनके पास जो प्रोसेस है कंटिन्यूटी का, अपने जैसे जानदार पैदा करने का, उस तसलसल को कायम रखने का, वो प्रोसेस को कहा जाता है फीजन। क्या कहा जाता है उसको? फीजन कहा जाता है। तो अरसा हयात जो भी हो, हर उज़्व की मौत यकीनी है, यानी कोई फर्द लाफानी नहीं होता बजज एक सेल वाले उज़्व के। तो कुछ ऐसे एक सेल वाले जानदार हैं जिनका जिंदगी का जो दौरा हयात है वो बहुत ज्यादा है, और उसका एक जो बड़ा रीजन है वो ये है कि उनका वो जो जनरेशन है उनके अंदर जो नए जानदार बनाने का जो अमल है वो कैसा होता है, वो होता है बाय फीजन। अब ये फीजन क्या है, कैसा है, इस प्रोसेस को हम आगे चल के, इस अमल को हम आगे समझने वाले हैं, इस अमल को हम आगे देखेंगे। नाउ अब एक चीज ये आती है कि ये जो अमल है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि कंटिन्यूटी, यानी जानदारों को अगर हम देखेंगे तो वो अपने जैसे जानदार पैदा करते रहते हैं। तो अपने जैसे जानदार पैदा करने का मतलब ये है कि एक जानदार उसके बजाय दूसरे जानदार, उसके जैसे तीसरा जानदार, इस तरह से वो जनरेशन टू जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो तसलसल है, ये जो तसलसल है, ये जो कंटिन्यूटी है, ये जो तसलसल है, ये जो कंटिन्यूटी है, ये किसकी वजह से, ये कौन से प्रोसेस की वजह से है? तो ये कहा जाता है द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑफ ऑन अर्थ, कि जमीन के ऊपर ये जो जिंदगी जो बाकी है उसका बड़ा रीजन क्या है? उसका बड़ा रीजन है प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं अमले तौलीद। क्या कहते हैं हम उसको? अमले तौलीद। तो ये अमले तौलीद ही है जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलता है कि जानदार यहाँ पर हमेशा जमीन के ऊपर दिखाई देते हैं, और ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस है, ये तसलसल के साथ चालू है। तो फिर रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे? तो सिंपल हम रिप्रोडक्शन को डिफाइन करते हैं। सिंपल रिप्रोडक्शन को हम क्या डिफाइन करते हैं? तो हम ये कहते हैं कि रिप्रोडक्शन इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच an organism produces young ones or offspring। यानी अब इसको मैं थोड़ा सा उर्दू में एक्सप्लेन करता हूं वो बच्चों के लिए जो उर्दू वाले हैं, ठीक है? तो बेसिक कंसेप्ट यहां पर याद रखना है कि रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या मतलब होता है? तो ये कहा जाता है कि तौलीद की अगर हम तारीफ करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये एक हयातियाती अमल है, यानी ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसको उर्दू में हम क्या कहते हैं? हयातियाती अमल। इसकी वजह से क्या होता है, जिसमें एक उज़्व यानी एक जानदार अपने जैसे बच्चों को क्या करता है? जन्म देता है। तो तौलीद बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, हम आमतौर पर सुनते रहते हैं। तो ये जो तौलीद का अमल है, ये तौलीद का अमल एक ऐसा अमल है जिसमें ये होता है कि जो जानदार होते हैं वो अपने जैसे दूसरे जानदार क्या करते हैं? पैदा करने की क्या करते हैं? सलाहियत रखते हैं। उस जानदार, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, या उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अमले तौलीद कहते हैं। तो आगे चल के क्या होता है? आगे चल के ये बच्चे बढ़ते हैं, फिर अपनी उम्र की पुख्तगी को पहुंचते हैं, यानी मैच्योर होते हैं, और उसके बाद बदले में वो क्या करते हैं? नए बच्चों को पैदा करता है। इस तरह से क्या होता है कि हमारी इस जमीन के ऊपर जो जानदार है उनके अंदर कंटिन्यूटी है, उनके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है? तसलसल देखने को मिलता है कि हर वक्त नई नई नस्ल क्या होती है? हमारे को दिखाई देती है। फिर ये जो है ये पैदाइश, इजाफा और मौत, ये पूरा एक क्या है? चक्कर चलता रहता है। यानी कोई पैदाइश होगी, फिर वो उसकी ग्रोथ होगी, वो बड़ा बनेगा, फिर उसके बाद उसके अंदर क्या हो जाएगा? ग्रोथ होने के बाद फिर एक वक्त आएगा जब उसकी क्या हो जाएगी? मौत हो जाएगी। तो ये एक चक्कर है जो चलता रहता है। तो तौलीद से क्या होता है? नस्ल दर नस्ल अनवा का क्या होता है? तसलसल जारी रहता है, जिसको हमने क्या कहा कि ये जो कंटिन्यूटी है जो अर्थ के ऊपर, जो हमको कहाँ दिखाई देती है? जमीन के ऊपर दिखाई देती है। तो इस जमीन के ऊपर ये जो तसलसल है उसका जो मेन रीजन है, उसके लिए जो प्रोसेस जिम्मेदार है, जो अमल उसके लिए जिम्मेदार है, वो कौन है?
अमले तौलीद है। अगर अमले तौलीद नहीं होता तो जमीन के ऊपर हमको जानदार दिखाई नहीं देते थे। ये बेसिक कंसेप्ट है, बात समझ में आई? यहां पर किसी को कोई डाउट है? ठीक ना हो? अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, यानी अहमियत की अगर हम बात करते हैं, किसकी? रिप्रोडक्शन के अमल की या अमल तौलीद की अहमियत की अगर हम बात करते हैं, अगर हम अमल तौलीद की अहमियत की बात करते हैं, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहली बात याद रखिए जो हमने पढ़ा था, क्या है? इट इज नेसेसरी फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पेशीज, कि जो जानदार है उन जानदारों की कंटिन्यूटी, तसलसल के लिए, यानी जमीन के ऊपर जानदारों की बका के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनके दरमियान क्या हो? अमल तौलीद और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि यहां पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसकी वजह से क्या होता है? इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से हमको क्या देखने को मिलता है? वेरिएशन। इनके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है? पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन, यानी जो जानदारों के अंदर हमको इतना फर्क दिखाई देता है कि किसी कोई माँ बाप है, उनके दो बच्चे होते हैं, एक काला होता है एक गोरा होता है, किसी की हाइट ज्यादा होती है किसी की हाइट कम होती है। ऐसा नहीं होता है कि सबके सब गोरे हैं, सबके सब काले हैं, सबके चेहरे एक जैसे हैं, ऐसा नहीं होता। उसका बड़ा रीजन क्या है? उसका बड़ा रीजन है रिप्रोडक्शन का अमल। और ऐसा रिप्रोडक्शन का अमल हम जिसको क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अमल कहते हैं। उसी की वजह से पॉपुलेशन के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है? वेरिएशन देखने को मिलता है। पॉपुलेशन के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है? फर्क देखने को मिलता है। आप खुद सोचिए कि अगर ये फर्क नहीं रहता तो हम एक दूसरे को कैसा पहचानते थे, कैसा हम आइडेंटिफाई कर सकते थे? तो ये जो वेरिएशन है, ये जो फर्क है, ये किसकी वजह से आता है? ये अमल तौलीद की वजह से आता है। और स्पेशली अमल तौलीद का वो अमल जिसको हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा, इसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलता है? एवोल्यूशन। क्या देखने को मिलता है? एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि हमको क्या देखने को मिलता है? जानदारों के अंदर क्या देखने को मिलता है? इर्तिका। कि पहले जमाने में टेम्परेचर या जो दर्जे हरारत था वो बहुत कम था, अब जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो दर्जे हरारत बढ़ता जा रहा है। तो अगर पहले जमाने के लोगों को आज की कंडीशन में अगर लेकर आए तो वो सर्वाइव करेंगे क्या? वो जिंदा रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर उस इन्वायरमेंट में, उस टेम्परेचर में, उस दर्जे हरारत में रहने की सलाहियत थी। आज के दर्जे हरारत को कोप करने का, उसके साथ फाइट करने का, उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्टमेंट करने का उनके अंदर सलाहियत नहीं रहेगा। नतीजे में एक वक्त ही आएगा कि उनकी यहाँ पर इस इन्वायरमेंट के अंदर, इस माहौल में, इस दर्जे हरारत में क्या हो जाएगी? मौत। तो अब ये जो आज हम जिंदा रहते हैं उसका वजह क्या है? उसका वजह है कि हमारे अंदर क्या हुआ? इर्तिका, इवोल्यूशन। तो ये इर्तिका, ये इवोल्यूशन, ये तब्दीलियां, ये बर्दाश्त करने की सलाहियत, ये सब किसकी वजह से आई? ये सारी की सारी चीजें हुई है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमल तौलीद। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि जब हम हयातियाती दुनिया की अगर बात करते हैं तो उस हयातियाती दुनिया में जबरदस्त हमको क्या देखने को मिलता है? तनू देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा हमको क्या देखने को मिलती है? डाइवर्सिटी। क्या देखने को मिलती है? डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और हर जानदार यानी हर उज़्विया अपनी अफजाइश और बच्चे पैदा करने का अपना तरीका वो क्या करता है? अपनाता है। तो उसी की वजह से हम ये देखते हैं कि हमको क्या देखने को मिलता है? इर्तिका देखने को मिलता है। और जानदारों के अंदर क्या देखने को मिलता है? बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलता है ना। बच्चों, इसके साथ एक और चीज है कि कौन सा जानदार किस तरह का तौलीद का अमल अंजाम देगा, ये किस पे डिपेंड होगा। यानी ये जो बच्चे की अफजाइश है या बच्चे को पैदा करने का जो तरीका है, ये किसके ऊपर मुनासिर है? तो ये तीन चीजों के ऊपर मुनासिर है कि देयर इज लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। दूसरा, ईच ऑर्गेनिज्म हैज इवॉल्व इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड टू प्रोड्यूस। हम ये देखते हैं कि जानदारों के अंदर मैंने जैसा कहा कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है और हर जानदार ने अपने अंदर क्या करना है? अफजाइश करना है और क्या करना है? बच्चे पैदा करना है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया हुआ है? अपना तरीका अपनाया हुआ है अलग अलग। अब ये जो तरीका वो अपनाएगा, कौन सा जानदार किस किस्म का तरीका अपनाएगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, ये किस पे मुनासिर होगा? तो यहाँ तीन बातें याद रखिए। पहली बात याद रखिए उसका हैबिटाट।
हैबिटेट का मतलब क्या होता है? उस रुजुए का मस्कन। हैबिटेट का मतलब क्या होता है? उसके रहने की जगह, रहने की जगह। इस रहने की जगह को हम उर्दू में क्या कहते हैं? रहने की जगह को हम कहते हैं मस्कन। ठीक है, वो किस तरह के मस्कन में रहता है वो डिपेंड करेगा कि वो किस तरह का रिप्रोडक्शन का अमल करेगा। फॉर एग्जांपल मस्कन की अगर थोड़ी देर के लिए अगर आप मस्कन को अगर समझना चाहे तो जानदार, कुछ जानदार वो होते हैं जो पानी में होते हैं, कुछ जानदार वो होते हैं जो जमीन पर होते हैं, कुछ जानदार जो होते हैं वो हवा में होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जानदार है। अब पानी में जो जानदार है तो पानी में कुछ जानदार वो हो गए जो मीठे पानी में हो गए, कुछ जानदार वो हो गए जो खारे पानी में हो गए, कुछ जानदार वो होंगे जो जमीन पर होंगे लेकिन जमीन की सतह से नीचे होंगे, बहुत ज्यादा नीचे होंगे, कुछ होंगे जो जमीन की सतह के ऊपर होंगे। तो इस तरह से क्या होगा, जानदारों का मस्कन किस किस्म का है उस हिसाब से उन्होंने अपने अंदर क्या किया हुआ है, मैकेनिज्म डेवलप किया हुआ है, एक अमल अपने अंदर बनाया हुआ है, और वो अमल को, वो तौहीद का अमल उन्होंने अपने अंदर डेवलप किया हुआ है, वो बनाया हुआ है। दूसरा, इंटरनल फिजियोलॉजी। इंटरनल फिजियोलॉजी, इंटरनल फिजियोलॉजी यानी अंदरूनी फिजियोलॉजी। अंदरूनी फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? जिस्म के अंदर, जिस्म के अंदर की बनावट, उनके जिस्म के अंदर किस तरह की बनावट है उस बुनियाद पे। जैसा हम आमतौर पे ये कहते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो जानदार होता है, एक जानदार जो हमेशा हम सुनते हैं ऑस्ट्रेलिया का, कोई नाम बताएगा क्या? अक्सर क्रिकेट वगैरह के टाइम पे आप नाम सुनते हैं। अरे कितना आसान है यार बच्चों, आप सुनते होंगे ना, कंगारू। कंगारू का नाम सुने क्या? तो कंगारू को आपने देखा होगा, इनके जो बच्चे होते हैं वो उनके सामने एक थैली लगी होती है, वहां पर वो पलते हैं, है ना। तो अलग अलग जानदारों के अंदर उनकी जो फिजियोलॉजी है, यानी जिस्म के अंदर जो बनावट है, उसके हिसाब से उनके पास अमल तौलीद के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं। फिर इसी तरह से कुछ और भी दूसरे अनासिर है, कुछ और भी दूसरे अनासिर है जो मजमूई तौर पर इस बात को डिसाइड करते हैं या इस बात के लिए जिम्मेदार होते हैं कि उस जानदार के अंदर किस किस्म का अमल तौलीद होगा, वो तौलीद का अमल उनके अंदर किस तरह का होगा। तो लास्ट की सेवरल other factors are collectively responsible for how it is reproduced, कि वो जानदार कैसे रिप्रोड्यूस करेगा ये डिपेंड करेगा उसके कुछ फैक्टर्स में। तो उसमें 3 फैक्टर्स याद रखना, एक है मस्कन, दूसरा है अंदरूनी फिजियोलॉजी, और तीसरा दूसरे अनासिर। अभी दूसरे अनासिर में एक जो अनासिर है या एक जो उनसर है वो कौन है, मैं इसको आगे डिस्कस करने वाला हूं। यहां तक बात समझ में आई? ठीक ना। अगर हम जानदारों की बात करते हैं तो जानदारों के अंदर हमको 2 तरह के रिप्रोडक्शन के अमल देखने को मिलते हैं। आमतौर पे अगर हम जानदारों की अगर बात करते हैं तो जानदारों के अंदर हमको 2 तरह के रिप्रोडक्शन के अमल देखने को मिलते हैं जो अमल तौलीद की अक़साम है। अमल तौलीद की अगर किस्में की अगर हम बात करते हैं, अमल तौलीद के अमल की अगर टाइप की अगर बात करते हैं तो 2 मेन टाइप यहाँ पर है। वो 2 मेन टाइप कौन है? एक है जिसको कहा जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहा जाता है इसको? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा है जिसको कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आमतौर पे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं जिनसी तौलीद। क्या कहते हैं हम उसको? जिनसी तौलीद। और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? गैर जिनसी तौलीद। तो एक अमल वो होता है जिसको हम कहते हैं जिनसी तौलीद का अमल यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी गैर जिनसी तौलीद। ना अगर आप इसको जिनसी और गैर जिनसी तौलीद को अगर सिंपल अल्फाज में समझना चाहे तो इसका क्या मीनिंग होता है? जब सिर्फ एक फर्द
यानी एक पेरेंट के जरिए पैदा हो, यानी कोई बच्चा या कोई प्रोजेनी जो सिर्फ एक फर्द यानी एक पेरेंट के जरिए पैदा हो, जिसमें गैमेट्स यानी ज़्वाजे, उर्दू में क्या कहा जाता है इसको, ज़्वाजे की तश्कील शामिल हो या ना हो, उस अमल को हम क्या कहते हैं, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको बेसिकली हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो इट इज द रिप्रोडक्शन बाय सिंगल पेरेंट विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, यानी ज़ौज के बनने के बगैर अगर कहीं पर रिप्रोडक्शन का अमल होता है तो उसको कहा जाता है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको कहा जाता है गैर जिनसी तौलीद। दूसरा अमल होता है जिसको हम कहते हैं जिनसी तौलीद, यानी जिनसी तौलीद कब होगी, जब दोनों वालिदैन का मतलब क्या हो गया, दोनों वालिदैन का मतलब हो गया कि आप बात कर रहे हैं नर की और आप बात कर रहे हैं मादा की, आप बात कर रहे हैं मेल की और आप बात कर रहे हैं फीमेल की। तब हम ये कहते हैं कि जब नर और मादा यानी दोनों वालिदैन तौलीदी अमल में इस तरह हिस्सा लेके नर और मादा गैमेट्स एक दूसरे के साथ क्या हो जाए, मुनज़्ज़म हो जाए, इंजमाम हो जाए, जुड़ जाए, वो एक दूसरे के साथ शामिल हो जाए, तो उसको कहा जाता है जिनसी तौलीद। उस अमल को क्या कहा जाता है, जिनसी तौलीद, या उसी अमल को हम क्या कहते हैं, उस अमल को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं हम उसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेसिक इंग्लिश में हम उसको किस तरह डिफाइन करेंगे, इट आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज द रिप्रोडक्शन इन विच two parents of opposite sex involved with the formation and fusion of gamete। देखिए यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज हैं इंग्लिश के डेफिनेशन में और दूसरा उर्दू वाली डेफिनेशन में। वो क्या है कि ये जो वालिदैन है या ये जो पेरेंट्स है, ये पेरेंट्स के अंदर क्या होगा, ये पेरेंट्स के अंदर सबसे पहले होगा फॉर्मेशन। क्या होगा, फॉर्मेशन। और फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर दूसरा जो होगा वो क्या होगा, फ्यूजन। ठीक है, फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन के लिए हम आमतौर पे इंग्लिश में उर्दू में जो लफ्ज बनाते हैं वो क्या होता है, बनाना। ठीक है, और फ्यूजन का मतलब क्या होता है, यहां पर फ्यूजन के लिए एक लफ्ज जो है वो है इंजमाम, और दूसरा जो लफ्ज होता है वो है टूटना। जब वो एक दूसरे के साथ आके क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, या एक दूसरे के साथ आके क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, तब इस तरह के अमल को हम क्या कहते हैं, इस तरह के अमल को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि जो रिप्रोडक्शन का अमल होता है वो दो तरह से होता है, या तो वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ एक पेरेंट। क्या देखने को मिलेगा हमको, सिर्फ एक पेरेंट, या हम कहेंगे कि सिर्फ एक वालिदैन। तब जब वालिदैन बोलते हैं तो दो लफ्ज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ याद रखना है कि यहाँ पर हम आसानी के लिए क्या रख रहे हैं, सिर्फ एक पेरेंट, यानी आपको वो आसानी से याद रहे, इसलिए मैं भी यहाँ पर पेरेंट वर्ड ही यूज कर रहा हूँ। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों वालिदैन, या हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों पेरेंट। ठीक है, इसलिए हम ये कहते हैं कि जो फीमेल होती है उस फीमेल के अंदर, यानी जो मादा होती है उसके अंदर एग होता है, यानी उसके अंदर बैजा होता है, और जो मेल होता है यानी जो नर होता है उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर होता है स्पर्म सेल। ठीक है, तो इस तरह से ये जो अमल होगा ये कौन सा होगा, जिनसी तौलीद का अमल होगा। ठीक, यहां पर किसी को कोई डाउट है? ना हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैर जिनसी तौलीद की। गैर जिनसी तौलीद किसको कहते हैं? ना बच्चे देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि मेरी पूरी कोशिश ये है कि वो दोनों भी तरह के स्टूडेंट, वो जिनको लगता है कि वो उर्दू से ही पढ़ सकते हैं, उनके लिए कि हम उर्दू से पढ़े तो उनको ये रहे कि हाँ उर्दू से भी हम नीट क्रैक कर सकते हैं। दूसरे वो स्टूडेंट जो उर्दू से पढ़ रहे हैं लेकिन खदशा ये है कि यार एमबीबीएस में जब जाएंगे तो वहां तो सारा इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, तो हमारे लिए क्या होगा, तो उनके लिए मैंने यहाँ पर इंग्लिश में भी लेकर आया ताकि दोनों भी जगह वो कंपेयर कर सके और ये दोनों भी लैंग्वेज के ऊपर वो अपना कमांड बनाए, जिसकी वजह से हम ये जो लेक्चर है इसको हम क्या कह रहे हैं, बायलिंगुअल। क्या कह रहे हैं हम इसको, बायलिंगुअल।
यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप जो भी पढ़ेंगे उसको आप उर्दू में भी पढ़ेंगे, प्लस किस में पढ़ेंगे, आप इंग्लिश जबान में भी पढ़ेंगे। इस तरह से आपकी जो स्टडी होगी वो और परफेक्ट होगी। और मेरे को उम्मीद है कि जो छोटे छोटे मकामात है, छोटे छोटे गाँव में है, छोटे छोटे रिमोट प्लेस पे रहने वाले बच्चे हैं, इंशाल्लाह ये लेक्चर्स उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद बनेंगे। इंशाल्लाह वो भी आगे चल के बहुत अच्छे अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर अपना एडमिशन क्या करेंगे, करवा सकते हैं। तो बस मेरी यही गुजारिश है आप लोगों से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट्स तक जो बहुत छोटे छोटे मकाम पे रहते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए ये हमने बनाया है। साथ ही साथ मेरा एक और इसमें इरादा ये है कि जिस तरह से हम ये लेक्चर बना रहे हैं बायोलॉजी के, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के, हो सकता है कि शायद ये लेक्चर जब आप लोग शेयर करें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के उर्दू वाले जो टीचर्स है, स्पेशली जो उर्दू में पढ़ाते हैं, उन तक ये बात जाए कि हम लोगों की ये कोशिश है कि वो भी हमारे साथ शामिल हो और इक्सी एकेडमी के जरिए वो भी इस काम में हमारी हेल्प करें। हम उनको बहुत अच्छी सैलरी देंगे, सब देंगे, लेकिन शर्त ये है कि वो हमसे आके अप्रोच करें, हम जिस तरीके से पढ़ाना चाहते हैं उस तरीके को वो अपनाएं। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्या होगा, बच्चों का फायदा होगा। ना हो बच्चों, एक छोटे से मैसेज, ताकि जब कोई भी ये वीडियो देखे तो उस तक ये मैसेज चला जाए और वो भी दूसरे लोगों को इन्फॉर्म कर सके, इसलिए मैंने लेक्चर के दौरान ये बात को बोला है। ठीक है ना, हमारी बात चल रही थी गैर जिनसी तौलीद की, हमारी बात चल रही थी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हमारी बात किसकी चल रही है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, गैर जिनसी तौलीद। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, गैर जिनसी तौलीद। ना हो सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा उर्दू वाले कंसेप्ट को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर बाद में बात इंग्लिश वाली बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। तो हमने कहा था कि यहाँ पर क्या होता है, तो हमने कहा कि इस तरीके में एक वाहिद फर्द, जिसको हमने कहा था एक सिंगल पेरेंट, बच्चे पैदा करने का क्या होता है, अहल होता है, वो उसमें शामिल होता है। और नतीजतन में क्या होता है, नतीजे में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, नतीजे में जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो ना सिर्फ एक दूसरे से मुशाबा होते हैं, बल्कि अपनी पेरेंट की वो क्या होते हैं, हू बहू नकल होते हैं। तो आज गैर जिनसी तौलीद यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बड़ा 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 जो उसका इंपॉर्टेंस है, या उसका एक बड़ा ड्रॉबैक भी आप कह सकते हैं, उसका बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि आपको हमेशा क्या देखने को मिलेगा, हू बहू जो भी बच्चे रहेंगे वो कैसे देखने को मिलेंगे, हूबहू वो सिमिलैरिटी देखने को मिलेंगे, या दूसरे लफ्ज में हम आजकल जो लफ्ज यूज करते हैं वो कैसे देखने को मिलेंगे आपको, कॉपी, यानी वो एक दूसरे की तरह दिखाई देंगे, वो कॉपी एक दूसरे की होगी। तो अब सवाल ये आता है, क्या ये बच्चे जीनी एतबार से मुख्तलिफ या मुशाबा हो सकते हैं? तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर जुनैनियाती लेवल पर, यानी अगर हम डीएनए के लेवल पर अगर जाके बात करते हैं, तो डीएनए के लेवल पे ये बच्चे क्या मुशाबा होते हैं या अलग अलग होते हैं? तो ये जो शक्ल वो सूरत है, या ये जो जुनैनियाती एतबार से है, तो ये जो मुशाबा होते हैं, ऐसे अफराद को हम जब बयान करते हैं या उनको जो टर्म कहते हैं, तो हम उनको एक दूसरे की क्या कहते हैं, क्लोन। क्या कहते हैं हम उसको, एक दूसरे की क्लोन, यानी एक दूसरे की वो क्या होती है, कॉपी होती है। तो गैर जिनसी तौलीद में अक्सर हमको ये देखने को मिलता है कि वहां पर कोई वेरिएशन नहीं मिलेगा, कोई फर्क देखने को मिलेगा, सारे जानदार एक जैसे देखने को मिलेंगे, उनके जितने भी बच्चे होंगे सारे बच्चे एक जैसे होंगे। तो गैर जिनसी तौलीद के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, जितने भी बच्चे पैदा होते हैं वो सब कैसे होते हैं, हूबहू होते हैं, मुशाबा होते हैं, या कैसे होते हैं, कॉपी होते हैं। और उसके लिए हम क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, हम उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं क्लोन। तो हम ये कहते हैं कि द ऑफस्प्रिंग डेवलप बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर एग्जैक्ट कॉपी, वो हमेशा एक दूसरे की क्या होंगे, एग्जैक्ट कॉपी होंगे, हूबहू होंगे, किसके साथ, देयर पेरेंट, उनके माँ बाप के साथ। फिर दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, जेनेटिकली मतलब डीएनए के लेवल पे उनके अंदर जो डीएनए होगा, उनके अंदर जो जुनैनियाती मटेरियल होगा वो कैसा होगा, सेम होगा, आइडेंटिकल होगा, इसलिए उनको बोला जाता है क्लोन्स। इसलिए उनको क्या बोला जाता है, क्लोन्स। इसका मतलब क्या होता है, उनको एक दूसरे की क्या बोला जाता है, कॉपी। क्या बोला जाता है, एक दूसरे की वो कैसे होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, एक जैसे होते हैं।
ठीक है ना। अगर हम दूसरे अंदाज में इसको और थोड़ा आगे चल के अगर पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि जितने भी जानदार हैं उनके जो ग्रुप है, मुख्तलिफ ग्रोह यानी आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जितने भी जानदार हैं उनके जो अलग अलग ग्रुप्स हैं जिनके अंदर गैर जिनसी तौलीद हमको देखने को मिलती है, तो वो बड़े वसी पैमाने पर पाई जाती है, यानी बहुत अलग अलग अंदाज में रिप्रोडक्शन का गैर जिनसी वाला तौलीद का अमल होता है। जैसे गैर जिनसी तौलीद अगर एक सेल वाले उज़्वियों की जब भी हम बात करते हैं तो एक सेल का मतलब हम क्या लेते हैं, एक सेल का मीनिंग हमारे पास होता है यूनिसेल्यूलर। जो ओल्ड बच्चे हैं उनको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि जो एक सेल वाले होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर जानदार, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ये जो होते हैं ये मुकाबलतन सादा तंजीम के पौधों और जानवरों में क्या होते हैं, आम है। तो गैर जिनसी तौलीद अगर हम देखते हैं तो गैर जिनसी तौलीद हमको किन में देखने को मिलेगी, एक तो वो हमको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगी, ऐसे जानदार जो एक सेल से बने, एक खलिए से बने हैं। दूसरा हमको ये किसमें देखने को मिलेंगे, ऐसे पौधे, ऐसे प्लांट्स, ऐसे जानवर, ऐसे एनिमल जो बहुत सादा तंजीम है, उनकी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत सिंपल है। फिर हम यहां पर सिंपल इसको कह सकते हैं कि आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर साथ ही साथ इन प्लांट्स एंड हैविंग प्लांट्स और एनिमल्स हैविंग सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, उनके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो गैर जिनसी तौलीद का अमल है, वो हमको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ हमको प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। वो प्लांट्स, वो एनिमल जिनके अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जो बनावट है वो बनावट बहुत सादा है, बहुत सिंपल है, उनमें हमको ये अमल देखने को मिलेगा। नाउ एक और इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि जब हम बात करते हैं, हमने इससे पहले भी कहा कि जो सेल होता है, सेल से एक सेल होता है, उस एक सेल से आगे चल के कितने सेल बनते हैं, दो सेल से आगे चल के कितने बनेंगे, चार से आगे चल के बनेंगे 8। ये जो अमल होता था, इस अमल को हम क्या कहते थे, माइटोसिस। क्या कहते थे हम इस अमल को, माइटोसिस। तो यहां पर यही बात हो रही है कि माइटोसिस के जरिए प्रोटिस्ट और जो मोनेरा है, ये जो जानदार है, इनके जो पेरेंट सेल है वो क्या करते हैं, नए अफराद को जन्म देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, एक सेल में दो, एक सेल क्या होता है, दो सेल में क्या हो जाता है, तकसीम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम गैर जिनसी तौलीद की प्रोटिस्टा में और मोनेराज में अगर बात करते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर होता है माइटोसिस का अमल। कौन सा अमल होता है, माइटोसिस। और इस माइटोसिस की वजह से क्या होता है, उनकी नई नई जनरेशन बनती है, एक से वो दो से चार से 8, इस तरह से उनके नए बच्चे बनते हैं। इसलिए इस अमल को हम क्या कहते हैं, गैर जिनसी तौलीद। कि एक ही पेरेंट है, एक ही वालिदैन है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चे बन रहे हैं। देखिए मैंने इससे पहले भी कहा कि ये जो वालिदैन वाला लफ्ज है, हम आमतौर पर ये दो के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब नर और मादा हो, ठीक है ना। बस इन उज़्वियों में हम क्या कहेंगे, इन जानदारों में सेल की जो तकसीम है, यानी सेल डिवीजन ही क्या का अमल है, तौलीद का तरीका है। यानी जैसा हमने कहा कि जानदारों के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, जो तौलीद का अमल है उसमें हमको वसी, बड़े पैमाने पर अलग अलग और फर्क देखने को मिलता है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो प्रोटिस्ट है, जो मोनेरा है, उनके अंदर क्या होता है, जो तौलीद का अमल होता है वो किसके जरिए होता है, सेल की तकसीम के, खलिए की तकसीम के जरिए, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे सेल है, ऐसे बहुत सारे खलिए हैं जो यूनिसेलुलर जानदार है, और या फिर वो ऐसे जानदार है जिनके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, बाइनरी फिजन। क्या देखने को मिलता है, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के जरिए वो क्या करते हैं, तौलीद करते हैं। बाइनरी फिजन क्या होता है, मैं इसको आगे और आपको एक्सप्लेन करूंगा। बाइनरी फिजन ये पूरा एक अमल है जिसके जरिए क्या होता है, एक जो जानदार होता है वो 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से क्या होता है, बनता जाता है, जिसको हम आमतौर पर सेल डिवीजन कहते हैं। तो जहां पर क्या होता है, एक सेल 2 निस्फ में तकसीम होता है। यानी क्या होता है कि एक सेल जो होता है वो एक सेल क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 हाफ सेल बनेंगे, बाद में चल के इससे एक ऑर्गेनिज्म, इससे एक ऑर्गेनिज्म बनता है, जिसको कहा जाता है बाइनरी फिजन कहा जाता है। नाउ यहां पर लिखा हुआ है बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है, तो बेसिक कंसेप्ट याद रखना है, द सिंगल सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। जैसा मैंने वहां पर आपको बताया कि जो प्रोटिस्टा
खानदान के मेंबर है और जो मोनेरा खानदान के मेंबर हैं, उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन का अमल होता है वो 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से होता है, जिसको हम सेल डिवीजन कहते हैं। और उसी सेल डिवीजन के प्रोसेस को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, बाइनरी फिजन। द सेल डिवाइड इनटू टू हाफ, ईच हाफ डेवलप इनटू टू न्यू अडल्ट। कि इनका क्या होता है कि एक सेल रहेगा वो दो हाफ में डिवाइड हो जाएगा, दो आधे आधे हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, दो निस्फ हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा, और उन निस्फ हिस्सों से आपको फिर दो नए ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। यानी एक ही ऑर्गेनिज्म था, उस एक ऑर्गेनिज्म से कितने ऑर्गेनिज्म आपको मिल रहे हैं, दो। तब हम इस अमल को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन का अमल कहते हैं। इस अमल को हम क्या कहते हैं, अमल तौलीद कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई? यहां पर किसी को कोई डाउट है? ठीक, नाउ अब इसके आगे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जैसा अभी एक डायग्राम आप देख लीजिए, ये है बाइनरी फिजन। और ये जो बाइनरी फिजन है ये आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ये जो बाइनरी फिजन है यानी ये जो सेल डिवीजन का जो अमल है, देखिए यहाँ पर ये पूरा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, साथ ही साथ मैंने यहाँ पर उसका डायग्राम कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, फिर उसके अंदर दो न्यूक्लियस बनते हैं, बाद में वो दो हाफ में डिवाइड होते हैं, और फिर ये एक ऑर्गेनिज्म बन गया, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म बन गया। ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल किसकी है, अमीबा। ये एग्जाम्पल किसकी दी जा रही है कि अमीबा। अमीबा ये एक यूनिसेलुलर, अमीबा जो है ये एक यूनिसेलुलर यानी ये कल्बी, ठीक है, जानदार है। और इस अमीबा के अंदर हमको क्या देखने को मिल रहा है, बाइनरी फिजन देखने को मिल रहा है। एक सेल है, एक सेल से दो हाफ बने, दो निस्फ सेल बने, निस्फ खलिए बने, और ये निस्फ खलिए जाके फिर आगे चल के मुकम्मल खलिए में तब्दील हो गए, मुकम्मल जानदार में तब्दील हो गए। इस तरह से ये जो अमल होता है, इस अमल को क्या कहा जाता है, बाइनरी फिजन होता है। क्या कहा जाता है इस अमल को, बाइनरी फिजन। इसलिए आप देखिए कि जब हमने इंट्रोडक्शन में तारुफ में बात की तो हमने कहा कि जितने भी जानदार होते हैं सबको मौत आती है, सब को मरना है, कोई भी इमॉर्टल नहीं है, कोई भी जिंदा। लेकिन कुछ हमने कहा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे जिनको जिनको मौत नहीं आती, बल्कि उनसे एक से दो, दो से चार वो क्या होते हैं, बनते जाते हैं। इसलिए हमने वहां पर पढ़ा था कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर प्रोसेस होता है जिसको कहा था हमने फीजन। क्या कहा था हमने, फीजन यानी टूटने का अमल। और इस टूटने की वजह से क्या होता है, वो एक से दो, दो से चार, इस तरह से वो क्या होते हैं, बनते जाते हैं, और उनकी क्या होते जाती है, अमल तौलीद होते जाती है, और उनके नंबर क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, उसमें इजाफा होते जाता है। ठीक, ठीक है बच्चों। नाउ कल हम इसके आगे के पॉइंट्स की बात करेंगे, जिसमें हम आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जितने भी प्रोसेस है, तो तकरीबन 4 वहां पर बड़े बड़े प्रोसेस है, जिनको हम डिटेल में एग्जांपल्स के साथ और बहुत अच्छे अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि इस छोटी सी वीडियो को मैं यूट्यूब पे अपलोड भी करूंगा, ताकि बहुत सारे बच्चे देखें और उनको समझ में आए कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर इक्सीर एकेडमी स्ट्रगल कर रही है, मेहनत कर रही है, आपको और अच्छे से समझाना चाहती है। तो आपसे खास गुजारिश रहेगी कि आप शेयर भी करें और भी लोगों को हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए कहें। अगर वो ज्वाइन होते तो अच्छी बात है, नहीं तो उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। ठीक है, चलिए दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह कल फिर 2 बजे से 3 बजे के दरमियान हमारी मुलाकात होगी। ठीक, चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।